हेलो दोस्तों, एम फॉर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्टैटिक जीके और जीएस। इसमें कुछ करंट अफेयर भी रहेंगे जो हम इस सेट में सॉल्यूशन करेंगे या क्वेश्चन को देखेंगे। ये आज हमारा सेट नंबर 1 है और इसी प्रकार से आने वाले दिनों में हम डेली सेट लाया करेंगे। और इस सीरीज का हम ये जो जुलाई महीना है, जुलाई महीना पूरा करेंगे, क्योंकि मे भी चांस है अगस्त में बिहार के जो भी एग्ज़ाम हैं वो होने की संभावना है। तो इसलिए हम ये वाला जो सीरीज ला रहे हैं स्टैटिक जीके और जीएस का और साथ में करंट अफेयर का, ये कंटिन्यू रखेंगे पूरा जुलाई मंथ। ठीक है, तो इस प्रकार से हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विश्व हिंदी दिवस 2026 का विषय क्या है, यानी थीम पूछ रहा है किसका, 2026 का। 2026 का थीम क्या है? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ जो थीम है इस साल का, हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बदलावों का सेतु, इस साल का थीम है। चलिए, इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया डी नंबर। अब इससे पहले अगर पूछा जाए कि नहीं आप 2025 का कोई एग्जाम अगर पूछ जाए कि 2025 का विश्व हिंदी दिवस का थीम बताएं, तो उसका थीम क्या है वो भी हम जान लेते हैं। तो ये जो है एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़, यानी ए नंबर ऑप्शन, ये कब का है? तो ये 2025 का थीम है, ये 2025 का थीम है। ठीक है दोस्तों, अब हम इस क्वेश्चन का आंसर जान गए। इसका क्या है? डी नंबर ऑप्शन, हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बदलावों का सेतु। ठीक है, अब इसका थोड़ा वो व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों कि आखिर विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, क्या है व्याख्या, इसका डिटेल से देखते हैं। ठीक है, तो इसकी व्याख्या जो है, विश्व हिंदी दिवस 2026 का विषय यानी थीम, जो कि मैंने अभी बताया, हिंदी पारंपरिक ज्ञान और कृत्रिम बदलावों का सेतु। ठीक है, और जो कि मैंने अभी बताया था कि पिछले साल यानी 2025 का थीम क्या है? एकता और सांस्कृतिक गौरव की वैश्विक आवाज़ था। और हम थोड़ा विश्व हिंदी दिवस के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस की बात करते हैं तो जो स्टार्टिंग है ये 2006 से शुरू हुआ है। जो विश्व हिंदी दिवस मनाना जो हुआ है, शुरू कब हुआ है? 2006 में हुआ है। और ये कब मनाता है? प्रतिवर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है। इम्पोर्टेंट, इसको याद रखिएगा, ये डे वाला क्वेश्चन में आए, मतलब यहाँ से याद करना है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और ये पहली बार कब आयोजित हुआ था? तो 1975 नागपुर में भारत में प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था। इसी की याद में 2006 से विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन की मुझे लगता है कि सारी जानकारी जो भी है वो हमने जान लिया। अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल क्या है? नेक्स्ट सवाल है, किस देश ने ब्रिक्स द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी में शामिल होने की घोषणा की है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ये एनडीबी जो बैंक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसमें शामिल होने की घोषणा किया है ब्रिक्स देश द्वारा। तो कौन सा है? वो इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया देश ने इसमें शामिल होने की घोषणा किया है। चलिए अब इस प्रश्न का थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या इस प्रकार है कि मार्च 2025 में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स देशों द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल होने की घोषणा की है। ये जो एनडीबी है, ये कौन बनाया है? तो ब्रिक्स देश के जो समूह है उन्होंने वो सब मिलकर एनडीबी बनाए हैं। ठीक है, अब एनडीबी की बात करते हैं। तो एनडीबी जो है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय चीन के शंघाई में है। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? ये एनडीबी क्यों बनाया गया ब्रिक्स कंट्री के द्वारा? तो इसका उद्देश्य है
कि उभरते बाजारों, विकासशील देशों में बुनियादी ढांचे और सतत विकास परियोजनाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कहने का मतलब हुआ कि ब्रिक्स देश में जो भी उभरते हुए देश हैं उसको वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन का आंसर जानेंगे। कौन सा देश अभी शामिल होने की घोषणा किया है, तो है इंडोनेशिया। ठीक है, ये ऑप्शन। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाला एड्रिनल हार्मोन शरीर को बहुत गुस्से, शर्मिंदगी या चिंता जैसी स्थितियों में तनाव से निपटने में मदद करता है। यह ग्लैंड शरीर में कहाँ पाया जाता है? एक है, जैसे कि मैं आपको दोस्तों बता रहा हूँ, स्टैटिक जीके एंड जीएस है ये। मतलब इसमें आपको जीके भी मिलेंगे, जीएस भी मिलेगा, प्लस सीए भी मिलेगा, यानी करेंट अफेयर भी मिलेगा इस सीरीज में। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो भी देख रहे हैं। तो यहाँ पे बात किया गया है कि जो एड्रेनल ग्लैंड है वो शरीर में कहाँ पाया जाता है, तो ये पाया जाता है किडनी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहा है कि एड्रेनल ग्लैंड मानव शरीर में दोनों गुर्दे यानी किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है। अब मतलब किडनी के ठीक ऊपर स्थित होता है। अब इसकी कार्य समझ लेते हैं कि क्या कार्य है। जब हम अत्यधिक तनाव यानी टेंशन या फिर गुस्से या डर या चिंता में होते हैं तो यह ग्रंथि मुख्य रूप से एड्रिनलिन या कोर्टिसोल नामक हार्मोन जारी करता है। ये जब अब हम जैसे कोई मानव शरीर है उसमें अगर तनाव, गुस्से या डर या चिंता होती है तो ये फिर एड्रेनलिन या फिर कार्टिसोल नामक हार्मोन जारी होता है शरीर के अंदर। और एक तो इसके कारण से क्या होता है कि वो ये हार्मोन की मदद से इस पर मतलब क्या बोलते हैं, सीमित कर पाता है या फिर काबू हो पाता है। और इस एड्रेनल हार्मोन का दूसरा नाम भी है लड़ो और भागो यानी फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहा जाता है, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में शरीर की तुरंत निर्णय लेने के लिए तैयार रहता है। मतलब कभी जैसा कुछ हो जाए, जैसे मान के चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं, जैसे हम अचानक चल रहे हैं रास्ता पे और अचानक यहाँ पे सांप आ जाए तो हमारा शरीर क्या होता है, एकदम से पीछे अड़ जाता है। तो ये किसकी वजह से अड़ पाता है? ये एड्रेनलिन हार्मोन या कार्टिसोल हार्मोन की वजह से होता है। एकदम तुरंत एक्शन लेता है और आपातकालीन स्थितियों में शरीर को तुरंत निर्णय लेने में मदद करता है। मतलब जान जाते हैं कि आगे सांप है, हमारा शरीर रुकना चाहिए। ये किसकी वजह से होता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन के वजह से। ठीक है दोस्तों, अब हम इतना समझ गए होंगे कि इसकी व्याख्या कहाँ पे है एड्रेनलिन हमारे शरीर में ग्लैंड, तो किडनी के ऊपर। ठीक है दोस्तों, अब अगला को प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है नीचे दिए गए कथन और कारण को पढ़िए और सही विकल्प दीजिए, मतलब सही विकल्प चुनिए। आजकल दोस्तों जो एग्ज़ाम का पैटर्न है बिल्कुल बदल गया है। पहला वन लाइनर हुआ करता था, आज कथन और कारण पे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। आजकल तो बीते बिहार का अगर एग्ज़ाम देखा जाए तो बहुत सारे जो एग्ज़ाम में है कथन कारण से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए मैं जो सीरीज लाया हूँ उसमें कथन और कारण का भी क्वेश्चन को डिस्कस किए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे कथन बता रहा है कि द्विपद नामकरण पद्धति यानी बायोनोमियल नोमेनक्लेचर कार्लोस लिनियस द्वारा दी गई है। ठीक है, अब इसका कारण वैज्ञानिक नामकरण में पहला नाम जाति और दूसरा नाम वंश का होता है यानी जीनस का होता है। तो अब इसमें हमको मतलब आंसर देना है दोस्तों कि क्या इसका सही उत्तर है। यानी पहला जो ऑप्शन बोल रहा है ए ऑप्शन, एम और एन दोनों सही है, मतलब कथन और कारण दोनों सही है और जो कारण है वो कथन का व्याख्या भी करता है। तो ऐसा है क्या दोस्तों? चलिए अभी दूसरा ऑप्शन देख लेते हैं। ये कह रहा है कि कथन और कारण दोनों सही है लेकिन कारण जो है कथन का सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं सी। कह रहा है कि कथन जो है कथन सही है कारण गलत है, और डी ऑप्शन में कथन गलत है कारण सही है। तो इसका जो सही जवाब होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी यानी कथन सही है परंतु कारण गलत है।
कैसे गलत है? क्योंकि वैज्ञानिक के नामकरण में पहला नाम जाति का नहीं, इसका पहला नाम क्या आता है? ये आता है वंश का। यानी पहले क्या आएगा? पहले वंश आएगा और फिर जाति आएगा। पहले वंश आएगा, बाद में क्या आएगा? जाति आएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या है? सी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, हमें लग रहा है ये क्वेश्चन पूरा समझ गए होंगे आप लोग। अब अगला प्रश्न देखते हैं या फिर इसकी व्याख्या देखते हैं। कह रहे द्विपद नामकरण पद्धति की शुरुआत स्वीडिश वैज्ञानिक कार्लोस लिनियस ने की थी। मतलब ये तो कथन में ही दिया गया है कि कार्लोस लिनियस द्वारा की गई है। मतलब पहला तो सही ही था कथन ये। और आगे अब असत वाला देखते हैं। नियम के अनुसार वैज्ञानिक में पहला जो शब्द होता है वंश दर्शाता है और दूसरा जो है ये जाति दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे। फिर आगे चलते हैं अगला प्रश्न पे। कह रहा है कि बिहार बजट 2026-27 के अनुसार किसानों को मिलने वाली सहायता राशि में कितने बढ़ोतरी की गई है? तो कितना बढ़ोतरी किया गया किसानों में? तो दोस्तों आपको पता होगा एक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम चलाया गया है, प्रधानमंत्री सम्मान निधि यहाँ बताता हूँ दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। ये जो है एक योजना है, सम्मान निधि। इसमें क्या होता है, केंद्र सरकार के द्वारा जो है सालाना 6,000 रुपया दिया जाता है। यानी 2,000 करके 3 बार, 2,000 करके 3 बार दिया जाता है। अब बिहार सरकार अपने बजट में इसमें बढ़ोतरी की है। कितना बढ़ोतरी किया है? तो 3,000 किया है। मतलब अब जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में अब टोटल कितने आएंगे? तो पहले तो 6,000 आते थे और ये 3,000 बढ़ जाएंगे। यानी टोटल जो आएंगे ये 9,000 आएंगे। मतलब 3,000 बिहार सरकार ने किसानों के लिए बढ़ोतरी की है। तो आशा है दोस्तों आप इस क्वेश्चन का जो है समझ गए होंगे आंसर कि 3,000 आएगा, ऑप्शन डी। अब इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। तो बताया कि सालाना 6,000 आर्थिक सहायता मिलती है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत। अब इसमें बिहार सरकार ने अपने बदलाव किया है। अब ये बदलाव कब हुआ है? तो बिहार सरकार ने जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की है। कौन सा योजना? जन नायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि। इसमें इसके अनुसार से 3,000 रुपया बढ़ाया गया है। ठीक है, तो इस योजना में राज्य सरकार किसानों को प्रतिवर्ष 3,000 अतिरिक्त दिए जाएंगे। कुल सहायता कितनी हो जाएगी? 9,000 हो जाएगी। तो ये क्वेश्चन का आप समझ गए होंगे एक्सप्लेनेशन, मतलब व्याख्या। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी कौन नहीं है? दोस्तों आजकल जो पैटर्न है क्वेश्चन का वो बहुत बदलता जा रहा है। आपको लंबा स्टेटमेंट दे दिया जाएगा और बाद में पूछेगा नहीं। तो इस क्वेश्चन में भी वही बोला गया है कि बिहार में गंगा की दक्षिणी सहायक नदी नहीं है। तो इसमें से कौन सा नहीं? सोन नहीं है, फल्गु नहीं है, बागमती नहीं है, पुनपुन नहीं है। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देना चाहता हूँ। देखिए, ये जो है ये हमारा लगभग बिहार है और बिहार में गंगा लगभग 2 भाग में बांटती है। तो जो सोन है ये छोटा नागपुर के पठार से यहाँ से निकलती है और ये पटना के पास मिल जाती है। ठीक है, ये तो दक्षिण से हो गया। अब गंगा नदी इधर से ऐसे प्रवाह हो रही है तो हम इसको मानेंगे बायां साइड। क्या मानेंगे? बायां साइड। इसको मानेंगे दायां साइड। तो यहाँ पे पूछा है, अच्छा यहाँ तो पूछ दिया है कि दक्षिणी सहायक नदी, तो दक्षिण की तरफ से। तो दक्षिण की तरफ जो सहायक नदी है नहीं है, मतलब जो दक्षिण से नहीं आ रहा है। तो सोन तो हो गया, सोन हो गया। फल्गु भी आपको गया से होके, गया इधर है तो गया से होते हुए ये गंगा में मिल जाती है। तो फल्गु तो नहीं होगा, फल्गु सोन नहीं होगा। पुनपुन
पुनपुन भी फतुआ में जाके यहाँ मिल जाती है, या पटना के पास इधर, तो ये भी नहीं है। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, बागमती। बागमती जो है इधर से आके गंगा में मिल जाती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ समझ गए होंगे। अब इसका थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। बागमती नदी, यह नदी नेपाल की शिवपुरी पहाड़ी में कहाँ से निकलती है, शिवपुरी पहाड़ी से निकलकर उत्तर बिहार में प्रवेश करती है। यह गंगा नदी तंत्र में एक उत्तरी यानी बाएं तट की सहायक नदी है। मैंने अभी आपको बताया था कि इधर इधर से जो भी नदी आएगा वो बायां तट कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, बायां तट से पुनपुन, फल्गु, सोन, ये तीनों नदियां दक्षिण के पठारी भाग से उत्तर की ओर बहती हुई बिहार में प्रवेश करती है और गंगा में दक्षिण की ओर से यानी दाएं तट से आकर मिलती है। इसलिए दक्षिणी सहायक नदियाँ, ये सब जो नदियाँ हैं, पुनपुन, फल्गु, सोन, ये दक्षिणी सहायक नदियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। इसकी व्याख्या आप समझ गए होंगे। अब इसका जो आंसर है वो कौन सा होगा, बागमती, जो कि नेपाल के शिवपुरी पहाड़ी से आकर गंगा में मिलती है। तो ये बाएं तरफ से है और ये आपको जो है उत्तर की तरफ से आता है। इधर ये जो अगर देखा जाए तो ये उत्तर है और ये दक्षिण और ये पूरब और ये पश्चिम, तो उत्तर से आकर मिलती है गंगा में। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं, 7 नंबर प्रश्न। दिए गए कथनों का चरण दर चरण विश्लेषण नीचे दिया गया है, तो इसमें आपको सही बताना है। ठीक है दोस्तों, सही बताना है आपको। तो भारत एक विशाल देश है, लेकिन यहाँ तापमान, आर्द्रता और वर्षा जैसी जलवायु परिस्थितियाँ सभी क्षेत्रों में एक रूप यानी एक जैसी होती है। ये क्या कथन सही है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि आप जानते हैं कि कश्मीर में ठंड होता है, तो यहाँ तमिलनाडु में आपको गर्मी पड़ता है, क्योंकि वेरिएशन हो जाता है दूरी पड़ने पे, स्थान बदलने पे, भौगोलिक स्थितियाँ बदलती है, तो ये गलत है। अब दूसरा कथन देखते हैं। खरीफ फसलें मुख्य रूप से वर्षा ऋतु यानी जून जुलाई के आगमन के साथ बोई जाती है और मानसून के अंत में काटी जाती है, बिल्कुल सही है। खरीफ फसल जैसे ही बरसात मौसम स्टार्ट होता है जून जुलाई में, खरीफ फसल यानी चावल, धान, मक्का, मूंगफली, ये सब खरीफ फसल है। तो खरीफ फसल इस महीने में बोया जाता है और मानसून के अंत में, मानसून जब अंत करता है लगभग अक्टूबर नवंबर में ये काटी जाती है। ठीक है, ये कथन बिल्कुल सही है। अब तीसरा कथन देखते हैं। गेहूं, चना, मटर रबी फसलें हैं जिन्हें शीत ऋतु में यानी अक्टूबर से मार्च महीने के दौरान उगाया जाता है, बिल्कुल सही है। ये सब क्या है, रबी फसल है। रबी फसल में कौन, गेहूं, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है, रबी फसल है। सोयाबीन, मक्का, मूंगफली रबी फसल है, गलत। ये सब रबी फसल नहीं है, ये सब क्या है, खरीफ फसल है। खरीफ फसल कौन कौन, सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, चावल, ये सब क्या है, ये सब खरीफ फसलें हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका जवाब क्या होगा, कथन 1 और कथन 3 सही है। तो अब ये यहाँ देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। कथन 1 और कथन 2 और कथन 3 सत्य है, मतलब ए ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब इसका तो क्वेश्चन में ही विश्लेषण हो गया है, मतलब व्याख्या हो गया, तो इसका विश्लेषण की कोई ज़रूरत नहीं। आगे चलते अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, एक्स्ट्रा MK3 मिसाइल का नाम बदलकर नया नाम क्या रखा गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक मिसाइल है, उसका नाम क्या था पहले, एक्स्ट्रा MK3, उसका नाम बदलकर अब क्या कर दिया गया, गांडीव इसका नाम रखा गया। रामायण के जो पात्र हैं गांडीव, उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। चलिए आगे इसका देख लेते हैं व्याख्या। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO। अब दोस्तों आप बताएंगे कि पहले DRDO की स्थापना कब हुआ, तो 1 जनवरी 1958 को हुआ। खरे के द्वारा विकसित भारत की सबसे उन्नत हवा से हवा। अब ये जो गांडीव है, ये जो गांडीव है, ये कहाँ से कहाँ चलता है, तो एयर टू एयर मार करने वाली मिसाइल अस्त्र एम के, एक सेकेंड दोस्तों, यहाँ पे अस्त्र होगा, अस्त्र क्या है, अस्त्र, सॉरी दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ अस्त्र,
अस्त्र होगा। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। अस्त्र, अस्त्र MK3 का नाम बदलकर आधिकारिक तौर पर गांडीव रखा गया। क्या रखा गया है? क्या रखा गया है दोस्तों? तो ये जो नाम है ये गांडीव रखा गया है। तरह की नाम की प्रेरणा, यह नाम महाभारत में, सॉरी मैं लगता है रामायण बोल दिया हूँ दोस्तों, ये महाभारत में अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष गांडीव के नाम से प्रेरित है। ये किससे संबंधित है? तो महाभारत के पात्र जो अर्जुन के धनुष थे, महाभारत के पात्र अर्जुन के प्रसिद्ध धनुष था, उसका नाम क्या था? गांडीव के नाम पर रखा गया। यह एक बियॉन्ड विजुअल रेंज यानी BVR मिसाइल है, जिसकी मारक क्षमता उच्च ऊंचाई पर लगभग 340 किलोमीटर तक है। 340 किलोमीटर की हाइट तक ये मारक क्षमता इसकी है, इस मिसाइल का। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। बिहार सरकार ने मार्च 2026 में किस धार्मिक पर्यटन सर्किट को विकसित करने की घोषणा की है? बिहार सरकार जो है अभी भी हाल ही में मार्च 2026 में एक पर्यटन सर्किट विकसित करने का घोषणा किया है। तो वो कौन सा है? तो वो जो है शिव मंदिर पर्यटन सर्किट है दोस्तों। सही जवाब ऑप्शन नंबर 1, शिव मंदिर पर्यटन सर्किट। इसकी व्याख्या देखते हैं। बिहार सरकार ने राज्य में भगवान शिव को समर्पित प्रमुख पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों को आपस में जोड़ने के लिए शिव मंदिर पर्यटन सर्किट विकसित करने की योजना बनाई है। अब इस सर्किट में क्या होगा? इस सर्किट के अंतर्गत भागलपुर के प्रसिद्ध अजगैबीनाथ धाम और बूढ़ानाथ मंदिर, सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर और उगना महादेव मंदिर जैसे प्रमुख शिव स्थलों को शामिल कर वहां विश्व स्तरीय बुनियादी सुविधाओं और कनेक्टिविटी विकसित की जाएगी। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का क्या सही उत्तर है? शिव मंदिर पर्यटन सर्किट। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच होने वाले पहले समुद्री नौसैनिक अभ्यास, क्या नाम है? एआई किमी 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो दोस्तों ये कहाँ किया गया है? सॉरी, ये जो है कहाँ आयोजन किया गया है? तो ये जो है दार एस सलाम बंदरगाह तंजानिया में किया गया है। कहाँ किया गया दोस्तों? तंजानिया में किया गया है। चलिए इसकी अब व्याख्या थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि एआई किमी जो क्या है, इसका फुल फॉर्म अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम इंगेजमेंट। एकाइमी का अर्थ होता है हिंदी में अगर देखा जाए तो एकता होता है। और जैसे कि आप नाम बता ही दिया, अफ्रीका इंडिया मैरीटाइम इंगेजमेंट 2025। यह अभ्यास कब से कब हुआ? तो 13 अप्रैल 2025 से 18 अप्रैल 2025 तक इसका आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो अभी आपको हम बताए दार एस सलाम बंदरगाह तंजानिया में किया गया है। ठीक है दोस्तों, अब इसमें जो है आप देखे होंगे प्रश्न में कि 10 अफ्रीकी देशों के बीच 10 अफ्रीकी देश था। तो कौन कौन सा देश था? तो 10 अफ्रीकी देश में था कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, केन्या, मेडागास्कर, मॉरिशस, मोजाम्बिक, सेशेल्स और दक्षिणी अफ्रीका सहित कुल 10 अफ्रीकी देशों ने इसमें हिस्सा लिया। तो ये जो अभ्यास था क्या नाम था? एआई किमी मतलब, और ये भारत और 10 अफ्रीकी देशों के बीच में हुआ। और कहाँ हुआ? दार एस सलाम बंदरगाह तंजानिया में हुआ। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, विधानसभा में दिव्यांगजनों या फिर मूकबधिर की सुविधा के लिए सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? कौन बन गया है दोस्तों? तो यहाँ पे सही जवाब इसका क्या है? ऑप्शन नंबर ए, पंजाब। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या है, पंजाब विधानसभा में दिव्यांगजनों यानी मूकबधिर मतलब जो बोल नहीं सकता, जो सुन नहीं सकता। मूक मतलब जो ना बोल पाए और ना सुन, बधिर मतलब जो सुन ना पाए की सुविधा के लिए राज्यपाल के अभिभाषण
बजट, शस्त्र और अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं को सांकेतिक भाषा यानी साइन लैंग्वेज में प्रसारित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। ऐसा करने वाला यह देश का पहला राज्य बन गया है। कौन सा राज्य? पंजाब। पंजाब जो है ये जो है मूक और बधिर के लिए यानी दिव्यांगजनों के लिए साइन लैंग्वेज बनाया, साइन लैंग्वेज का शुरुआत किया है ना। साइन लैंग्वेज लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है भारत का। ठीक है दोस्तों, अब अगला प्रश्न देखते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, आसान प्रश्न हो गया। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू। कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। इसकी स्थापना, हाँ दोस्तों ये याद रखने वाली बात है कि 8 दिसंबर कब हुआ है? 8 दिसंबर 1985। 8 दिसंबर 1985 को हुआ है। ढाका बांग्लादेश में हुआ है। इसकी स्थापना जो हुआ है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुआ है 8 दिसंबर 1985, लेकिन इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। और सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। और इसमें देशों की संख्या कितनी है? तो देशों की संख्या 8 है। उसमें कौन कौन है? भारत है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, नेपाल है, भूटान है, मालदीव है और अफगानिस्तान है। तो इसको याद रखने के लिए 8 देश है, तो कैसे करेंगे? तो हम बना लेते हैं छोटा सा एक अपना देश का मानचित्र, लगभग पूरा तो नहीं बना पाएंगे एग्जैक्ट, लेकिन हाँ ये बना लिए हैं। तो इसमें 8 देश, तो पहले ये अपना इंडिया हो गया, ये याद रखिए। फिर यहाँ पे पाकिस्तान हो गया, यहाँ बांग्लादेश हो गया, ये वाला एरिया बांग्लादेश हो गया। फिर यहाँ पे आपका श्रीलंका हो गया, श्रीलंका 4 देश हो गया। यहाँ पे अगर देखा जाए तो नेपाल हो गया और भूटान, तो यहाँ पे भी भूटान हो गया। और अफगानिस्तान ये वाला एरिया हो गया अफगानिस्तान। और मालदीव इधर हो गया मालदीव। तो इस प्रकार से कितने? 8 देश हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 देश हो गए। तो आपको दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अभी याद हो गया होगा 8 देश। और इसकी मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू नेपाल में। स्थापना कब हुआ? 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। करें, कौन सा अंतरिक्ष संगठन वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेस एक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च किया? किसने पंच मिशन को लॉन्च किया? तो ये जो है ये इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब कौन सा है दोस्तों? स्पेस एक्स के साथ मिलकर वो है नासा। नासा ने स्पेस एक्स के साथ में और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए एक पंच मिशन लॉन्च किया है। ठीक है दोस्तों, अब इस प्रश्न का व्याख्या देख लेते हैं। कह रहा है पंच, इसका फुल फॉर्म क्या है? द पोलरीमेट्री ऑफ यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर। मतलब अमेरिकी अंतरिक्ष संगठन नासा एक प्रमुख मिशन है या विशेष रूप से सूर्य के बाहरी वायुमंडल को क्या बोलते हैं? कोरोना बोलते हैं। और सौर हवाओं का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया है। क्या नाम है? पंच मिशन। क्या नाम है? पंच मिशन। पंच मिशन नाम है इसका। ठीक है दोस्तों, तो समझ गए होंगे इसका कौन सा आंसर है? नासा के द्वारा ये किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किसे घोषित किया है? तो अभी भारत में 98वां टाइगर रिजर्व हो गया है दोस्तों। और ये कौन सा है? तो माधव टाइगर रिजर्व एमपी में, मध्य प्रदेश में माधव टाइगर रिजर्व। चलिए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। इसका व्याख्या देख लेते हैं। कह रहे मध्य प्रदेश में स्थित माधव टाइगर रिजर्व को भारत का 98वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। वर्तमान में भारत में सबसे अधिक टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। कहाँ है? एमपी में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब है क्या? ऑप्शन है माधव टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखते हैं।
करे कि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत भारत का पहला हाइड्रोजन हब किस शहर में स्थापित किया गया है? तो मैंने अगले लेक्चर मतलब इससे पहले जो वीडियो मैं बनाया हूँ उसमें राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के बारे में चर्चा किए थे, और इसमें जो भारत का पहला हाइड्रोजन हब कहाँ बनाया जा रहा है, तो कहाँ है, विशाखापट्टनम में। चलिए इस प्रश्न का थोड़ा व्याख्या देख लेते हैं। करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पहले हरित हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। और इसका उद्देश्य क्या है, इसको रखने का? इसका मुख्य उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र यानी ग्लोबल मार्केट बनाना है। इसलिए वो कहाँ रखे, हाइड्रोजन हब का आधारशिला तो वो है विशाखापट्टनम। इस प्रश्न का सही जवाब क्या है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर में 15 क्वेश्चन, आज का जो है स्टैटिक जीके और जीएस का और करंट अफेयर का जो सीरीज है, ये हम सीरीज डेली लाया करेंगे, और इसमें 15 प्रश्न को ही डिस्कस किया जाएगा और एक अभ्यास प्रश्न दिया जाएगा। तो अभ्यास प्रश्न देखने से पहले अगर आपको हमारा लेक्चर या हमारे द्वारा जो बनाया गया वीडियो है वो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जो अभ्यास प्रश्न मैं दे रहा हूँ दोस्तों उसका जो है जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। ठीक है, तो आज का जो अभ्यास प्रश्न है, सी ड्रैगन नौसैनिक अभ्यास 2025 की मेजबानी किस देश ने किया है? तो ऑप्शन ए है चीन, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है जापान, ऑप्शन डी है अमेरिका। आपको जो भी सही जवाब लगता है दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। और जो भी कमेंट सही आएगा उसको मैं मार्क कर दूंगा, उस पर जो भी राइट इसका आंसर है वो मैं मार्क कर दूंगा। चलिए दोस्तों, आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। धन्यवाद।